आज अधिवक्ता गण व राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ी जाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन बनारस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी सम्मानित लोगों का और इस सभागार में मौजूद आप सभी वैचारिक परिवारजनों का अभिवादन और इस कार्यक्रम में आप सभी आए इसके लिए मेरी तरफ से आप सबको क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद और जोहार। सबसे पहले इस आयोजन को आयोजित करने वाले हमारे सभी साथियों का इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं कि बहुत ही कम वक्त में आपने इतना शानदार आयोजन किया है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये शानदार कार्यक्रम किया। पहले कुछ दिन पहले कोशिश की गई थी कि मैं आऊं, उस समय कुछ ऐसी व्यस्तता, लेकिन अब देखिए संयोग ऐसा हुआ कि मैं अपने किसी निजी काम से कचहरी में एक दिन आया, 2 या 3-4 दिन की पहले की बात है। मैं एक ऐसी जैकेट पहने हुए था जिसपे कैप लगी हुई थी और मास्क लगाया हुआ था। और ऐसा क्यों किया है ये भी आप जानते हैं। सार्वजनिक जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको लेकर बहुत एहतियात बरतने पड़ते हैं। फिर भी एडवोकेट प्रेम प्रकाश जी पहचान गए, इनकी नजर कितनी पालकी है। और ये दूर से चलकर आए और उन्होंने पूछा कि आप वही हैं, तो हमने कहा पहचान ही गए हैं, तो वही बात। उसके बाद इन्होंने नंबर का आदान प्रदान हुआ, बातचीत हुई और एक कार्यक्रम की बात का जिक्र किया कि हम लोग एक बार आपको बुलाना चाहते थे, कार्यक्रम नहीं हो पाया, लेकिन हम चाहते हैं कि कार्यक्रम हो जाए। मैंने कहा 2 दिन बाद फिर आऊंगा। इतने कम वक्त में कैसे हो पाएगा? लेकिन आज मैं देखकर बहुत खुश हूं कि संगठन और विचार की ताकत यही होती है कि उसके लिए तैयारी की जरूरत नहीं होती, समाज तैयार बैठा है वो इस तरह के कार्यक्रम करें। तो अभी मैं आयोजन समिति देख रहा था, अरुण कुमार प्रेमी जी हैं जिनसे पहले बात हुई थी, लालचंद राम जी, ब्रजेश कुमार भारती जी, शिव शंकर यादव जी, सुभावती प्रबुद्ध जी, गीता उजाला जी, अशोक कुमार जी, जगन्नाथ कुशवाहा जी और तमाम लोग। इन नामों को इसलिए पढ़ रहा हूं कि ऐसा लगता है कि हाँ, इसी विविधता से ही तो हमारा परिवार बना है जिसमें हम सब एक होकर के ये आयोजन कर रहे हैं। और यही जरूरत है आज की। जिस जगह पे हम खड़े हैं, इसकी पहचान का एक सिरा सारनाथ से जुड़ता है, जहां ज्ञान, प्रज्ञा, करुणा का पैगाम दिया गया हजारों साल पहले। मगर आज भी उस मिट्टी में वो ताकत है कि पूरी दुनिया को प्रज्ञाशील करुणा का पैगाम आज भी तथागत बुद्ध की वो मिट्टी दे रही है। उस जमीन पर हम यहाँ खड़े हैं। उसके दूसरे छोर पर लहर तारा, उसके एक किनारे पर रविदास, संत गुरु रविदास जी का अपना स्थल, उसके एक किनारे पर कबीर चौरा। ऐसा लगता है कि बनारस केवल वरुणा और रसी की तट पर बसा हुआ एक शहर नहीं है, ये इस देश को बनाने वाले संतों, गुरुओं, महापुरुषों की ऐसी जमीन है जिसने पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया। आज उसे अपने वापस उसी पहचान को याद करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूं, जिसमें हमारे संतों, गुरुओं, महापुरुषों का विचार है, उनका दृष्टिकोण है, जिससे एक नया भारत बनना था, एक ऐसी दुनिया बननी थी
जिसमें इंसान और इंसान बराबर हो और बराबरी के साथ एक अच्छी दुनिया बना सके। ऐसे बनारस में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए और बहुत खास दिन इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम में लिखा भी है बोधिसत्व रविदास की जयंती के अवसर पर 2 दिन पहले, और आज संत राम दिए प्रजापति की जयंती। वो अपने नाम में प्रजापति नहीं लगाते थे, जैसे बाबू जगदेव प्रसाद ने अपने नाम से कुशवाहा हटा लिया था, जैसे केवल ललित सिंह ने अपने नाम के पीछे से यादव हटा लिया था। एक दौर था जब ये सोचा गया था कि हम अपने नाम के पीछे से जातियां हटा लेंगे तो जातिवाद खत्म हो जाएगा। मगर आज हम खड़े होकर ये कह रहे हैं, जिनको जाति खोजनी होती है वो जाति आपके पीछे टाइटल से नहीं देखते, वो जान जाते हैं कि ये कौन है, इनके साथ संबंध कैसा बनाना है। जाति वो है जो छिपाए नहीं जाती। इसलिए आज वो आंदोलन अब उस तरह से मजबूत नहीं। अब आंदोलन की जरूरत यह है कि जाति है तो जाति के नाम पर अपमान न हो, गैर बराबरी न हो, बंटवारा न हो। इन लोगों का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं? संत गुरु रविदास जन्म के काल में हो तन को नीच और नर को नीच कर डाली है, ओछे कर्म की कीच। इन संतों गुरु महापुरुषों ने क्या सिखाया इस देश को और क्यों हम उन्हें याद करते हैं? जन्म जात मत पूछिए, का जात और पात, रविदास पूछ सब प्रभु के, को नहीं जात पुजात। क्या रविदास जी को हम याद करते हैं तो कहां से याद कर रहे हैं? हालांकि जब बहुजनों की ताकत वोट में तब्दील हुई तो आजकल वो लोग भी संत गुरु रविदास की बधाई देते हैं जयंती की, जिनका सारा काम इनके विचारों के खिलाफ होता है। इसी बनारस में आते समय कई जगह मुझे वो पोस्टर भी दिखाई दिए जिनका रंग और जिनका चाल चरित्र चेहरा ऐसा है कि वो जाति व्यवस्था में थोड़े से लोगों का वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, जो इस देश को बांट रहे हैं रोज और नारा लगाते हैं कि बटोगे तो। ऐसे पोस्टरों पर भी संत गुरु रविदास हैं, लेकिन हमें क्या करना है? आप अच्छा है उनकी पूजा करते हैं, हम उनके विचारों को पढ़ते हैं। आप में और हम में यही फर्क है, हम अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के विचारों को पढ़ेंगे और लोगों को पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे लोगों ने इसी कलम और किताब की बात की थी जिसको हम आज आगे बढ़ाने की कोशिश कर। आज उन्होंने क्या कहा आप यहां से देखिए। और मैं क्यों कह रहा हूं कि विचारधारा का मेल नहीं है कि पोस्टर होर्डिंग टांग देने से टिकट श्योर होता होगा, कुर्सी श्योर होती होगी। विचारधारा से स्पष्टता नहीं है तो और कुछ भी नहीं मिलता है, ये तो क्लियर है। क्या लिखा संत रविदास ने? धर्म कर्म जाने नहीं, मन महि जाति अभिमान, ऐसो ब्राह्मण सो भलो, रविदास श्रमिक हूं जान। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं करूंगा, वरना स्नेहा कुशवाहा नाम की एक बच्ची के साथ अगर कुछ गलत हुआ इसी 4 दीवारियों के आसपास और उसके न्याय के लिए कोई ट्वीट कर दे तो मुकदमा ले दिया गया। मनोज काका बैठे हुए और भी तमाम लोगों के ऊपर। बीएचयू में कुछ विद्यार्थी उस मनुस्मृति का दहन कर रहे थे जिसका दहन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगभग 100 साल पहले कर गए, और वो बच्चे आए भी हुए। आज ये देश संविधान से चलता है, इन्होंने वही पैगाम दिया है। मेरे बिना कहे देखिए पूरे सभागार ने आपके लिए तालियां बजाई हैं। इसका मतलब आप गलत नहीं हो, जो आपके ऊपर जुल्म ज्यादती कर रहा है वो गलत है। समाज आपके साथ खड़ा है और न्याय होगा और अन्याय हारेगा, ये हम भी आपको भरोसा दिलाना चाहते। तो वो मुकदमा और वो सब चीजों का दौर चल रहा है, इसलिए मैंने बहुत पहले से ही ये तरीका निकाल लिया था
बीमारी तो आज की नहीं है। हमारे पास इतने डॉक्टर हैं जिनकी तस्वीरें आयुष्को ने चारों तरफ लगाई। कोई कैंसर सर्जन है तो कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है तो किसी ने कोई इलाज किया है समाज का, वरना ये बीमारों का समाज बन के रह गया होता। सोचिए इस देश को कितना खूबसूरत बनाया है किसी बुद्ध ने, किसी महावीर ने, किसी मक्खल पुत्र घोषाल ने, किसी कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह ने, बाबा फरीद ने, चोखा मेला ने, अयंकाली गुरु घासीदास ने, संत गाडगे ने, बिरसा मुंडा ने, ज्योतिबा फूले ने, सावित्रीबाई फूले ने, और उसके बाद वहां से लेकर आज तक मैं कहता हूं भारत के संविधान के अगुआ कर निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने, माननीय कांशी राम ने, और मंडल आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले तमाम समाजवादी लोगों ने, इन सब ने इस देश को ऐसा बनाया। वरना ये न होते तो मैं सोचता हूं कि ये देश कितना अजीब रहा होता। क्योंकि यहाँ की किताबों में तो लिखा है कि मुखस से जाए थे, समझदार को इशारा काफी। दुनिया में जाते हैं प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि मैं ऐसे देश से आया हूं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया। भारत में लौटते हैं अपने 8,000 करोड़ के जहाज से तो बुद्ध के विचार के खिलाफ युद्ध करने वालों के साथ खड़े हैं। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर बुद्ध ने दिया है दुनिया को ज्ञान की रोशनी, प्रज्ञाशील करुणा की रोशनी, तो उसके देश में, बुद्ध के देश में मजहब के नाम पर फसाद करके एक मजहब के मानने वालों को दूसरे मजहब से लड़ाने का काम तो कम से कम नहीं किया जाना चाहिए। और संत गुरु रविदास पर लौटिए और देखिए कि उन्होंने क्या लिखा। मुसलमान से दोस्ती, हिंदुओं से कर प्रीत, और रविदास ज्योति सब हर की, सब हैं अपने मीत। रविदास के जन्मदिन पर बधाई देने वालों, रविदास को पढ़ो और उनके विचारों का समाज बनाओगे तो नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी, समानता जीतेगी और मानवता जीतेगी। इसलिए जो मैं पोस्टर देख के आया चारों तरफ से, मैं कल बिहार में था, वहां तो और बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, आज बनारस में भी लगे। इसीलिए मेरा मन किया कि संत गुरु रविदास से ही अपनी बात कहना है। मस्जिद से कुछ घिन नहीं और मंदिर से नहीं प्यार। मैं क्यों मुकदमे का जिक्र किया? अब मुकदमा करना है तो जरा संत गुरु रविदास पर करके दिखाओ। हम तो उनके विचारों की बात करने आए हैं। थोड़ा इलाज इस तरह से भी होना चाहिए, क्योंकि बधाई उन्होंने भी दी है, बधाई दी है तो उनके विचारों को आगे बढ़ाना हमारा काम है। मस्जिद सो कछु घिन नहीं और मंदिर सो नहीं प्यार, और दो अल्लाह हर नहीं कर रविदास उचार। आखिर रविदास को पढ़ने का काम तो करना पड़ेगा। बनारस के लोगों, इसी बनारस में संत कबीर पैदा हुए और संत कबीर ने इतना कुछ किया। काकर पाकर जोड़ के मस्जिद नहीं चिराए ता चढ़मुल्ला बाग दे क्या भरा हुआ खुदा है, तो पाकर पूजे हर मिलन तो मैं पूजू पहाड़, कहते ये चाकी भली पीस खाए संसार, अरे गौन रान पाई हिंदुन के हुआ देखी तो करके। आप सोचिए कबीर के विचारों को पढ़ना तो पड़ेगा ना। कम से कम कबीर और रविदास पर बैन तो नहीं लगाए ना। यूएपीए और बुलडोजर को भी कबीर और रविदास पर नहीं चला सकते। हालांकि बनारस वालों बुलडोजर को कितना चलाया गया आप जानते हैं। कितने मंदिर तोड़े गए, कितने बने हैं। यहाँ की खबर जब अखबारों में छपती थी तो हम दिल्ली बैठकर पढ़ा करते थे। कोई और सरकार होती तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ बातें इशारे में करना है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि संत रविदास को, संत कबीर को मैं वहीं से कोट करना चाहता हूं। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, और जो घर जारो आप ना चलो हमारे साथ। घर खूब तमाशा देखने वाले विचार जहां पैदा हुए, उस बनारस में आज बहुजन सम्मेलन, संविधान सम्मेलन हो रहा है। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं मेरे लोगों, वक्त बहुत नाजुक है और बदल रहा है। इन महापुरुषों की तस्वीरें गांव-गांव पहुंचाना, इन महापुरुषों के विचारों को गांव-गांव पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। वरना चंद लोग अपनी कुर्सी की खातिर मजहब और धर्म को आपस में लड़ा करके अपना सीट बचा ले जाएंगे, मगर न संविधान बचेगा न देश बचेगा। उसे बचाने के लिए महापुरुषों के विचारों को गांव-गांव पहुंचाना होगा।
ये आज के कार्यक्रम का मकसद होना चाहिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, गुरु रविदास ने एक ऐसे देश का स्वप्न देखा था, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोट बड़ो सब संबसे, रविदास रहे प्रसन्न। एक ऐसा समाज हमारे संत गुरु महापुरुष बनाना चाहते थे जिसमें सबको रोटी मिले। और रोटी की चिंता आजादी की लड़ाई लड़ने वाले भारत ने की। समाजवादियों का नारा लगा इसी देश में, सबको रोटी मिले, सबको कपड़ा मिले, रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती। इस देश को बनाने के लिए कितना नारा लगाना पड़ा। मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। और क्या नारा लगाया, सब दो बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। यानी आज भी वो लड़ाई जारी है जो कबीर ने लड़ी, जो संत रविदास ने लड़ी, जो बिरसा मुंडा ने लड़ी, जो संत गाडगे ने लड़ी। आज बनारस के लोगों उस लड़ाई को आगे बढ़ाने की सबसे सख्त जरूरत बनारस को, देश को है, उत्तर प्रदेश को है। इसी बनारस में अपमान हुआ संत कबीर का, इसी बनारस में अपमान हुआ संत रविदास का। संत रविदास ने एक पद लिखा है, इसको पढ़िए और सुनिए, समझिए। जाके सिर सब ढोर ढोंत है, अजहू फिरे बनारसी आस पासा, आचार सहित विप्र करें दंडवती, तीन तने रविदास दासानुदासा। उनके सामने तन कर खड़े होने वाले नायक का नाम था रविदास। और पद यही लिखा है कि जाके सिर सब ढोर ढोंत है, जो फिरे बनारसी आस पासा। पता नहीं क्या क्या बोझा लेकर इस अपने सर पर लोग अपने को बड़ा बनाकर चलते थे। आचार सहित विप्र करें दंडवती, तीन तने रविदास दासानुदासा। संत कबीर इसी जगह पर क्या लिखकर गए। कबीर चौरा पर जाइए, खंडहर बना पड़ा है। मैं गया अभी 2 दिन पहले वहां गया। अब इस देश को कबीर की जरूरत नहीं है शायद। जिन इमारतों को चमचमाना है, उन इमारतों में अब खंडहर बनाने की कोशिश की जा रही है। और जिन्होंने दावा किया था आज से 100 साल पहले कि वो सांस्कृतिक संगठन है, 2 दिन पहले दिल्ली में पूरी मीडिया को बुलाकर कई 100 करोड़ का अपना कार्यालय बनवाए हैं। नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाएंगे। चमचमाती इमारतें उनकी बन गई जो इस देश को बांटना और अपने कब्जे में रखना चाह रहे हैं। इसलिए संत गुरु रविदास और कबीर की बात यहां से होनी चाहिए, और तब जाकर के हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जो संत रविदास और संत कबीर से आगे बढ़ेगा। आज किस्सा मैंने देखा, वहां पर लिखा हुआ है कबीर चौरा पर, और कबीर चौरा पर एक वहां पर जाएंगे तो मूर्ति बनी हुई है। एक बार एक बहुत बड़े शास्त्री, उसने सारा ज्ञान विज्ञान धर्म की सारी किताबें सब पढ़ ली और शास्त्रार्थ में सबको हरा दिया। अपनी मां के पास गए और कहे कि अब मुझसे विद्वान इस देश में कोई बचा नहीं है, मेरी डिग्री भी अब फर्जी नहीं ओरिजिनल है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सबसे बड़ा विद्वान मैं हूं। मां कबीर को मानती थी। मां ने कहा कि जिस दिन कबीर को हरा दोगे शास्त्रार्थ में, तब हम मानेंगे कि हाँ तुम सबसे बड़े विद्वान। उस आदमी ने सोचा कि मां ने कहा इसका मतलब बहुत बड़ा कोई विद्वान होगा। एक बैल पर अपने सारे ग्रंथों को उन्होंने रख लिया और सारे ग्रंथ लाद करके वो गए कबीर से शास्त्रार्थ करने। और क्या वहां पर पता चला, दरवाजे पर पहुंचे, आवाज लगाई, भीतर से कबीर की बिटिया कमाली निकल के आई और उस सज्जन ने ये बात कही कि बुलाओ कबीर को, कहां है? मैं उनसे शास्त्रार्थ करने आया हूं, मुझे दुनिया में साबित करना है कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं। उस बिटिया ने एक पद कहा, जन कबीर का शिखर घर, बाट सिलेली गैल। इसको हिंदी में अगर तर्जुमा करें, जन कबीर सामान्य व्यक्ति है कबीर, और उसका घर ऐसे शिखर पर है, बाट सिलेली गैल, वहां जाने के रास्ते तो बहुत रटीले हैं, बहुत फिसलनदार हैं। जन
लली गैर और पाँव न टीके पिपील का, चींटी का पैर भी वहां नहीं टिक सकता। पाँव न टीके पिपील का और पंडित लादे बैल, इतना बड़ा बैल लाद करके तुम लाए, वहां कैसे पहुंच पाओगे? आप नहीं समझ पाए, लेकिन वो व्यक्ति समझ गया कि जिसकी बच्ची ऐसी बात बोलती है वो कबीर क्या होगा। फिर भी वो माना नहीं, उसे भी साबित करना था। 2014 पहले जैसे इस देश में कुछ था ही नहीं, सूरज भी 2014 के बाद जगा है, चंद्रमा 2014 के बाद पृथ्वी का चक्कर लगाना शुरू हुआ। 2014 के पहले न बनारस था, न आजमगढ़ था, न पूर्वांचल था। माँ गंगा भी आके कहीं रुक जाती थी, 14 के बाद अविरल बहने लगी हैं। 2014 के पहले एक क्योटो रहा होगा, 14 के बाद बनारस बना है, फिर क्योटो हो जाएगा। ये सब हो गया होगा, ये इतिहास में पढ़ाया जा रहा है व्हाट्सएप के। लेकिन इतिहास हम पढ़ाना चाहते हैं देश का, जो 2000, 3000, 4000 साल का है, मानवता का इतिहास। वो सज्जन वहां पहुंचते हैं कबीर के यहाँ, शास्त्रार्थ कबीर क्या ही करेंगे, कबीर समझ गए थे मुस्कुराते हुए। और उसके बाद उन्होंने, उस व्यक्ति ने कहा कि आप शास्त्रार्थ करना है। कबीर ने कहा नहीं साहब, आप जीत गए, हमें शास्त्रार्थ करना ही नहीं। उस व्यक्ति ने कहा नहीं, मेरी मां मानेगी कैसे? उसने एक पर्चा निकाला, कबीर ने कहा कि इस पर लिखो कि आप हार गए, मैं जीत गया। बनारस के लोगों, बनारस का किस्सा मैं सुना रहा हूं, आज से 1000 साल पुराना, लगभग 700 साल पुराना। कबीर ने कहा मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, आपको लिखना पड़ेगा। उसने लिखा मैं जीता तुम हारे, और फिर कहा लेकिन मां कैसे मानेगी? तो उसने कहा नीचे आप अपना अंगूठा लगा दो, कबीर दास, ये लगा दिया। मां के पास पहुंचा, मां ने पढ़ा मैं जीता तुम हारे, कबीर दास। अब आप समझे कौन जीता कौन हारा? इसलिए मुगालते में न रहना इस देश के कमेरा लोगों। आज कुछ लोग सिलेबस के इतिहास की किताबों को बदल करके मसीहा और नायक बनने आए हैं, और वो मानवता को कलंकित करके, एक दूसरे का हक छीन करके इंसान को इंसान से लड़ा रहे हैं। इस लड़ाने से कोई अगर बचा सकता है इस देश को, तो बहुजनों का इतिहास बचा सकता है, जो भारत के संविधान में समेकित है। इसलिए हम 90% लोगों की जिम्मेदारी, उस कबीर की विरासत को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। वरना आने वाली पीढ़ियों को व्हाट्सएप पर पढ़ाया जाएगा और मजहब के नाम पर लड़ाया जाएगा। हमारे घर के बच्चे धर्म बचाने जाएंगे, और नौकरी बचाने के लिए कौन आएगा? हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा अगर आपका घर का बेटा कांवड़ लेकर जाएगा, और पुलिस से लाठी बरसाई जाएगी अगर 69,000 शिक्षक भर्ती के घोटाले में आप नौकरी मांगने जाओगे। ये दो तस्वीर आपके सामने ऐसे वक्त में बोलना जब गुनाह हो तो कबीर को याद करना। उन्होंने बहुत बहुत मुफलिसी में, बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी सच के और हक की लड़ाई लड़ी। मैं भी, हम लोग बहुत सामान्य लोग, हम लोग कुछ नहीं है। हजारों साल पहले से ये लड़ाई इंसाफ और इंसानियत की चलती चली आ रही। हमारे सामने लड़ी जाए, हमारे बाद लड़ी जाएगी। आप हमारा माला पहना के स्वागत कर रहे थे, ये तो हमारे लिए चलो सम्मान की बात है। आपका सम्मान मैं माथे पर लगा कर लौटूंगा, कि हिम्मत और हौसला लेकर लौटूंगा। मगर एक बात याद रखना, आप कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने। इसलिए किसी व्यक्ति की लड़ाई रही ही नहीं है, विचार की लड़ाई है। इसलिए अगर किसी को नायक बनाना है तो अपने विचार को नायक बनाना। हमारा विचार संविधान का विचार है, हमारा विचार समाजवाद अम्बेडकरवाद का विचार है, हमारा विचार बहुजन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने का विचार। व्यक्ति बड़ा है ही नहीं, यहाँ पर विचार बहुत अहमियत रखता है। मैं याद करना चाहता हूं संत राम बीए प्रजापति को, आर्य समाज से निकले हुए उस समय के वो इतिहास के, छोटा सा क्या कुछ वर्तमान की बातें बताऊंगा आपसे। संत राम बीए प्रजापति वही शख्स है जिन्होंने जात पात तोड़क मंडल उसकी अगुवाई करते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1936 में लाहौर अधिवेशन में बुलाने का काम किया। एक समय आर्य समाज के लोगों की कोशिश थी कि आर्य समाज जातियों को खत्म कर दे, लेकिन उसमें झगड़ा हुआ अंदर। कुछ लोग कहते थे वर्ण व्यवस्थापक समाज होना चाहिए, यानी वर्ण व्यवस्था में जो खराबी आ गई उसको दूर कर दें, बाकी जातियां बची रहे, अच्छा अच्छा सब लोग काम करें।
कुम्हार अच्छा घड़ा बनाता है तो कुम्हार केवल घड़ा बनाए, बढ़ई अच्छी लकड़ी का काम करता है तो बढ़ई अच्छी लकड़ी बनाए, लोहार अच्छा लोहे का काम करता है तो लोहार लोहा बनाए। हमारे हाथ में तलवार है तो हम राज करेंगे, हमारे हाथ में कलम है तो हम ज्ञान बांटेंगे। जातियां कितनी अच्छी चीज है, जो जिस जाति में है राम राज सब विधि सुंदर बर और चलन स्वधर्म निरत श्रुत नीति। अपने अपने धर्म अपने अपने जाति को मानो तो सब कुछ अच्छा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, कुम्हार लोहार बढ़ई नाई मोची निषाद मल्लाह किसान कमेरा मजदूर उनके बेटा बेटी भी देश चलाएंगे। इसकी लड़ाई हमें लड़ना है। वो केवल अपना काम करने के लिए नहीं पैदा हुए, वो केवल सेवा करने के लिए नहीं पैदा हुए, और उस हक को दिलाने का काम बाबा साहब के संविधान ने किया। संतराम बीए प्रजापति ने इसलिए उसका नाम रखा जात पात तोड़क मंडल। बनारस के लोगों इस चीज को गांव-गांव पहुंचाने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर से कहा गया कि आप अपना जो भाषण बोलेंगे वो लिख के ले आइए। बाबा साहब ने लिख के भाषण पहुंचा दिया, और वो ऐसा भाषण था, मैं इतिहास बहुत दूर तक बताना नहीं चाह रहा क्योंकि यहाँ तो जागरूक लोग हैं। कुछ देर पहले यहीं आकर के एक सज्जन कह रहे थे कि बताओ आप लोग में कितने लोग ये किए वो किए। मैं कहूंगा ये तो फिर भी जागरूक हैं, आधा कुछ हाथ उठा देंगे कि हाँ हम ये किए हम ये किए, लेकिन जहां कोई कुछ नहीं कर रहा हमें वहां जाना है। ये तो जागरूक लोग यहाँ बैठे, मैं आपसे शिकायत करके आपको क्यों और हतोत्साहित करूं, कुछ नहीं होने वाला है तो यही कार्यक्रम खत्म हो बाहर जाएंगे। कुछ जब होने ही वाला नहीं है तो कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं? हम निराश करने थोड़े ही आपको आए, हम ये कहने आए हैं कि कोई भी वक्त इतना बुरा नहीं हो सकता कि उससे बुरा वक्त ना आए। हर बुरे वक्त में भी लड़ने की गुंजाइश बची रहे, और इतने लोग अगर लड़ने के तैयार बैठे तो आज नहीं कल सवेरा होगा, सूरज जगेगा और हमारे लोगों का राज आएगा। ये आत्मविश्वास लेकर के निराश होकर नहीं जाना। और इसलिए मैं इतिहास से कुछ उदाहरण ले रहा हूं और वर्तमान पर अपनी बात खत्म करूंगा। संतराम बीए ने जब चिट्ठी मंगवाई कि बाबा साहब अम्बेडकर 1936 का भाषण, और वो भाषण उसमें कई जगह पर उन्होंने कहा कि कुछ कुछ करेक्शन कर दीजिए बाबा साहब। जैसे अभी मैं यहाँ आ रहा था तो कल से सोशल मीडिया पर कुछ लोग लिख रहे थे कि अगर वो आए और अगर उन्होंने कुछ ऐसा बोला तो हम ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा कि वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, और नावक की धैर्य परीक्षा क्या जब धार आए प्रतिकूल। हमारी तो लड़ाई उन्हीं से है और हजारों साल से है। हमारे पुरखे जब उनके पुरखों से न डरे और न माफी मांगे तो हम उनसे न डरने वाले हैं न माफी मांगे। ये बात हम यहाँ कहने, क्योंकि हम सच के साथ हैं, न्याय के साथ हैं, मानवता के साथ। और इतिहास बताने की जरूरत है। बाबा साहब अम्बेडकर के भाषण में कुछ बातें थी जिसको कहा गया कि नहीं ये बात मत बोलिए, इससे विवाद हो जाएगा। उन्होंने कहा एक शब्द नहीं बदलूंगा, यही बोलूंगा, बुलाना है बुलाओ, नहीं बुलाना मत बुलाओ। आखिरी में एक वाक्य बदलने के लिए पत्र व्यवहार हुआ। कहा गया एक वाक्य जो आपने लिखा है कि हिंदू होने के साथ ये मेरा आखिरी भाषण है। संतराम बीए प्रजापति ने कहा कि मान्यवर एक लाइन यह हटा लेता तो तुम्हारा भसड़ो हो जा, हमने का काम हो जाए। भोजपुरी में नहीं, वो खड़ी बोले होंगे क्योंकि अपनी मिट्टी है तो अपने बात। बाबा साहब ने कहा नहीं, जो लिखा है वो तो नहीं बदलेगा। भाषण नहीं हुआ, आयोजन कैंसिल हो गया। बाबा साहब ने उसी को अपनी किताब एनिलेशन ऑफ कास्ट यानी जाति का विनाश नाम से प्रकाशित किया। किताब लिख ली, प्रकाशकों को भेजा, प्रकाशक छापने को तैयार नहीं। विपरीत परिस्थितियों में लड़ाई कैसे लड़ी जाती है बनारस के लोगों देखना। हम लोग तो इतने लोग हैं, सोशल मीडिया है और हमारे पास लड़ने वालों की ताकत है। बाबा साहब लड़ रहे थे तो शायद अकेले थे, उन्हीं के खिलाफ उनके समाज को खड़ा कर दिया गया। पुराने लोगों को याद होगा आगरा में उसी जाति का सम्मेलन कर दिया गया बाबा साहब के खिलाफ जो जाति बाबा साहब की। कभी भी लड़ाई आसान नहीं रही, और पहली लड़ाई अपने घर में लड़नी पड़ती है। सबसे पहले हमारे खिलाफ हमारे किसी आदमी को खड़ा कर दिया जाता है। इसलिए बाबा साहब का वो पत्र छापने की किसी ने किया, अपने से चंदा जुटाकर बाबा साहब ने अपने खर्चे पर एनिलेशन ऑफ कास्ट किताब को छपवाया। ये बात संतराम बीए प्रजापति को बाद में समझ में आई। वो संगठन उन्होंने छोड़ा और अपने संगठन के साथ उसी समय लड़ाई लड़ी जब गांधी महात्मा गांधी से पत्र व्यवहार हुआ डॉक्टर अम्बेडकर का।
गांधी जी कहे कि अगर जाति खत्म हो जाएगी तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर आप इसमें सुधार की कुछ गुंजाइश बताइए। पत्र व्यवहार है, गांधी और अंबेडकर अलग अलग थे, लेकिन न कोई किसी को बुलडोजर चलाया, न मुकदमा कराया, न देशद्रोही बोला और न धर्म विरोधी बोला, दोनों आपस में बतियाते थे। आज अगर थोड़ा सा विचार अगर मेल नहीं खाता है तो किसी की नौकरी छीन लो, किसी को मुकदमा लगा दो, किसी के घर पर बुलडोजर चला दो और किसी को झूठे मुकदमे में जेल डाल दो, क्योंकि वो विचार नहीं मेल खा रहा है। देश में कैसे ये देश बना है इसको देखिए आप। संत राम बीए प्रजापति वह व्यक्ति हैं जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समर्थन में गांधी जी को पत्र लिख करके कहा कि आपसे एक गलती हो रही है कि आप कीचड़ से कीचड़ को धोना चाहते हैं। कीचड़ से कीचड़ नहीं धोया जा सकता, इसको खत्म करना है तो साफ पानी होगा तभी कीचड़ साफ किया जा सकता है। अब आप सोचिए कि लड़ाई कितनी पुरानी है। और मुझे याद आ रहा है, मैं एक शख्स का यहां नाम लेना चाहता हूं। आज का वक्त 90 के वक्त से ज्यादा बुरा तो नहीं है, लेकिन कुछ और इस देश में तो हमला करने लोग चल दिए थे कि वहां पर जाना है, हम कसम उनकी खाते हैं, वही वो बनाएंगे। नारा में नहीं लोग आप लोग समझ जाएंगे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की वाले लोग थे। रात यात्रा निकाल दिए थे धर्म के नाम पे। उस समय लोग क्या कहते थे कि अब ये तो खत्म, देश में केवल धर्म का राज होगा। तब एक नारा लगा था, मेरे मुलायम कांशी राम। इसके आगे क्या हुआ था आप सब जानते हैं, समझदार लोग। जाति जनगणना पर बहस हो रही थी और पूरा 90% बहुजन समाज एक होकर के जाति जनगणना की बात कर रहा था। सन 2010 में नेताजी मुलायम सिंह यादव ने सदन में खड़ा होकर के कहा था, वो वाक्य कैसे संतराम बीए प्रजापति से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कपड़े पर कीचड़ लगा हो तो इसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगा लेने से कीचड़ छिपेगा नहीं, वो दूसरे कपड़े को भी गंदा करके अगले दिन फिर गंदा नजर आएगा। इसलिए कीचड़ जो कपड़े पर है इसको धुलेंगे तभी साफ होगा, और वो धुलाई बिना जाति जनगणना के नहीं हो सकती। तब जाकर के विचारों की कुछ लोग यहाँ जाति के नाम पर सब कुछ मलाई खाएंगे और जाति जनगणना की बात करेंगे तो कहेंगे जाति बढ़ जाएगी। ये इस देश में संतराम प्रजापति का इतिहास है और जिसके वजह से ये लड़ाई आज यहाँ पर लड़ने की जरूरत है। इसलिए मैं इन महापुरुषों को याद कर रहा हूं, उस विचारधारा को याद कर रहा हूं। और उस विचारधारा का एक मेल हुआ था। वो मेल क्या था? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 के आसपास का वक्त था। उसके पहले इस्तीफा दे चुके थे। उसके पहले वो हिंदू कोड बिल पर ओबीसी को कमीशन बन जाए, आर्टिकल 340, और उसके लिए सरकार कोई प्रावधान कर दे, ये नहीं हो पा रहा था। इसलिए भीमराव अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। इस देश में सोचिए, बाबा साहब के लिए बताया गया कि वो केवल दलितों के नेता हैं। हम जैसे ओबीसी लोग जब इसी आजमगढ़ से, बगल के आजमगढ़ से निकले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंचे, तमाम लोग जब अपने विचार को पढ़े, जाने, समझे, तब ये लगा कि कितना गलत इतिहास पढ़ाया गया। इस देश के हर एक व्यक्ति के ऊपर सबसे बड़ा कर्जा अगर किसी एक व्यक्ति का है, चाहे वो किसी जाति का व्यक्ति हो, किसी धर्म का व्यक्ति हो, कहीं का रहने वाला हो, उस हर व्यक्ति के ऊपर अगर इस देश के किसी एक नायक का कब्जा है, कर्जा है, तो वो कर्जा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर आप महिला हैं तो आप इस देश की हर महिला को जाकर आत्मविश्वास से बताइएगा, मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, काम के घंटे कम होना, श्रम का उचित वेतन का मान मिलना, ये कभी नहीं संभव होता अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते। अगर आप ओबीसी हैं तो जाकर पूरे देश के ओबीसी को बताइएगा कि ओबीसी को न्याय दिलाने के लिए, आर्टिकल 340 को लागू कराने के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए कमीशन बनाने के लिए बाबा साहब ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। 3 कारण बता करके, उसमें हिंदू कोड बिल और ओबीसी के लिए कमीशन न बनने की शिकायत थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए कितना कुछ किया है, ये बताना हमारी जिम्मेदारी है। इस देश के दलितों के लिए क्या किया है, ये तो इस देश के दलितों को पता है। इसलिए वो अपना नायक, अपना मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। इस देश के लोगों को सीखना होगा कि अपने वैचारिक नायक को कैसे सम्मान के साथ खड़ा किया जाता है, और जो अपने पुरखों का सम्मान न बचा पाए, आने वाली पीढ़ियां उसे गद्दार और वफादार कभी नहीं कहेंगी। वो जालिम ही साबित होगा जो अपने पुरखों का सम्मान न बचा पाए। ऐसा भारत
2024 में आकर के कोई दिल्ली में संसद में खड़े होकर अपमान कर दे, अंबेडकर 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 अंबेडकर, फैशन हो गया है अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लिए होते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल गया होता। याद आया किसने कहा था? माफी मंगवा पाए क्या? दूसरे की आलोचना करना इस मंच से सबसे आसान काम है। मैं आपसे आपकी आलोचना और अपनी आलोचना करने आया हूं, स्वीकार है ना? 90% समाज अपने पुरखे के अपमान के लिए माफी भी नहीं मंगवा पाया। सोचिए, छोटे छोटे झगड़े छोड़ दीजिए, कौन कहां खड़ा हुआ कौन नहीं हुआ, इतने बड़े नायक का अपमान, कंकड़ मारा गया था तालाब में, कितनी लहर उठती है देखने के लिए, लहर उठी, माफी नहीं मांगा है। याद है ना? 7 जन्म के लिए स्वर्ग मिल गया होता, कोई पूछने वाला नहीं हुआ कि तुमको मिला क्या? तुमने बोला कि 7 जन्म के लिए स्वर्ग मिलता, तो तुम तो वही कर रहे हो। इस देश के वंचितों, शोषितों, कमजोरों के लिए स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से बेहतर देश देकर के जाने वाले नायक का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और हम ये बात कहते नहीं, बेजुबानों को जुबान देने का काम किया। सम्मान जिसका जाति के नाम पर नहीं होता था। बताओ, बनारस के लोगों, पूर्वांचल के लोगों, आज भी जाकर गांव में देखो, गांव में जातियों के नाम पर बस्ती बसी है कि नहीं? और सबसे खराब मोहल्ला किसी दलित, किसी पिछड़े, किसी कमजोर का है कि नहीं? और जाति के नाम पर इसी बिहार में जहां मैं कल कार्यक्रम में था, वहां पर एक एमएलए है, विधायक है, उनका नाम गोपाल रविदास है, और संत रविदास को याद कर रहा हूं। एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने गए, वहीं पर विधायक को मंच से नीचे उतार दिया कि रविदासी लोगों से मंच हमारा अपवित्र हो जाएगा। गूगल करके अभी पढ़िएगा। ये 2025 और 24 के भारत में हो रहा है। 2000 साल पहले यहाँ पे क्या होता था? कौन दरवाजे से चप्पल पहनकर जाएगा, कौन खटिया पर बैठेगा, कौन बराबरी में बैठेगा, बताओ, ये बंटवारा था कि नहीं था? और ओबीसी समाज के लोगों को भी भ्रम होता है कि केवल दलितों के साथ जाति के नाम पर अपमान हुआ, ओबीसी के साथ तो अपमान ही नहीं हुआ। मैं केवल आपसे आपका इतिहास बताने के लिए आया हूं। हमने भी देखा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय टॉप किया, और तब मेरे प्रोफेसर ने कहा, हीरो के बच्चे गाय भैंस चराना छोड़कर अगर यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे तो हमारे बच्चे कहां जाएंगे? उसे अपने बच्चे की चिंता थी, हमें अपने बच्चों की नहीं चिंता है, इसलिए हमारा समाज आज गुलामी की जिंदगी में। इसलिए मैं ओबीसी से पूछना चाहता हूं, बिहार में मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, नाई समाज से आते थे, और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे राम नरेश यादव, अहिर समाज से आते थे। और सुनना, ओबीसी के लोगों, और ओबीसी की जिम्मेदारी बड़ी है। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश। भैंस चराने वाले का अपमान भैंस चराने के नाम पर। भैंस चराना भीख मांगने से अच्छा काम था, ये आंख में आंख डाल करके बोलने के लिए। हमारे पुरखे भीख मांग करके गुजारा नहीं किए, लेकिन ओबीसी समाज के लोग भूल गए आप इतिहास कि आपके नाम पर क्या बोला, राम नरेश वापस जाओ, वापस जाकर भैंस चराओ। इस देश का इतिहास है कि नहीं? और पुराने लोग हैं जितने को जानते हैं कि नहीं, बड़ जात बतियौला से और छोट जात लतियौला से। बताओ, भोजपुरी के लोगों की कहावत कहां बनी? किसी मुसलमान ने बनाई थी क्या? भाई, जाति के नाम पर एक भी गाली किसी मुसलमान ने दी हो तो बता देना। और लड़ाते किससे हो रोज? मुसलमानों से। अहिर गड़ेरिया कुर्मी चोर और धर सारे का टंगरी तोड़, किसी मुसलमान ने कहावत बनाई थी क्या? किसी दलित ने किसी ओबीसी को गाली दी क्या? और लड़ा दिया हमें। और सारे ओबीसी दलित से, दलित दलित से, उसमें भी जाति जाति से, और सब आपस में लड़ते रहे। और जिनकी आबादी 5% 10% भी नहीं है, बताओ, बनारस एक एक थाना, एक एक चौकी और एक एक बार एसोसिएशन से लेकर यूनिवर्सिटी खोज लेना, जिनकी आबादी 5% भी नहीं है, 90 से 95% पर वही कुर्सी लगी हुई है और टाइटल जाकर के देगा। इसलिए मैं अपनी आलोचना करने यहां आया। हम एक बार सोचे तो सही कि हमसे गलती कहां हुई। इतनी बड़ी लड़ाई जो छड़ी थी मानवर कांशी राम ने, इतनी बड़ी लड़ाई छड़ी थी जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, संसो पाने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60। 100 में 60 थी ना हमारी आबादी। 100 में 60 वाइस चांसलर बने क्या पिछड़े के? 100 में 60 बार एसोसिएशन के बारे में अभी बताया जा रहा था कि अध्यक्ष ही कोई नहीं बन पा रहा है। विश्वविद्यालय में कौन है? एबीएचयू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बहुत सारे वहां के विद्यार्थी और बहुत सारे लोग। यहां पर कोई भी विभाग की विभागाध्यक्षों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, वहां पर देखिए किसके नाम टाइटल में लगे हुए।
वो हमारे लोग कहां हैं? आबादी सबसे ज्यादा हमारी। प्रोफेसर आप हैं नहीं, डॉक्टर इंजीनियर आप हैं नहीं, वकील आप हैं नहीं, और लड़ाई किससे लड़ती है? आपस में लड़ते रहो। ये लड़ाई आज क्यों लड़ी जा रही है? इस अपमान को अगर इतिहास को थोड़ा सा जोड़ लेंगे वर्तमान समझ में आ जाएगा। कर्पूरी ठाकुर के लिए आरक्षण लागू किया था 1977 में, 1980 तक जाके बिहार में गाली दी गई, आरक्षण कहां से आई? और कर्पूरिया की मां, उसके आगे जो कहा है वो मैं बोल भी नहीं सकता। इतना अपमान किया गया था। बताओ, ये गाली किसी दलित ने दी थी, किसी मुसलमान ने दी थी? फिर लड़ किससे गए हम? और वो पुराना इतिहास छोड़िए साहब। 2017 में इसी प्रदेश में जिसके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे हो, पिछड़ों, किसानों, मजदूरों की आवाज रहे हो, सामाजिक न्याय और मंडल आंदोलन की लड़ाका रहे हो, उनके बेटे विदेश से पढ़ के आए हो, 5 साल मुख्यमंत्री रहे हो, लैपटॉप बांटकर विकास के इतने काम किए हो, जाति नहीं कहते, तुम जाति मानते भी नहीं थे, और घर गंगा जैसे धुलवाकर अपमानित करने का काम एक यादव के साथ किया था कि नहीं? बताओ, यह अपमान क्यों हुआ? क्योंकि ये जाति उन लोगों के जहन में इतनी खराब है कि वो आपको आपके काम से नहीं, आपकी जाति से पहचानते हैं। ये हमने किया था क्या? और अभी भी बंदे धो देते हो। हम तो कह रहे हैं ऐसी जगह जाने ही क्या जरूरत है, चलो यूनिवर्सिटी, चलो विश्वविद्यालय, और वहां से जाकर अपना काम करो, किताब पढ़ो। ये सबसे बड़ा काम। अब कुंभ पे कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा, 2-4 मुकदमा हो जाएगा। लेकिन मैं बस जानना चाहता हूं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। कोई सच्चा धार्मिक आदमी हो तो झूठा नहीं होना चाहिए, वरना भगवान को तो सब पता है, जिसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। कई बार मैं सोचता हूं कि सब कहते हैं कि ये ऐसे बोलते वैसे बोलते, मैं तो कह रहा हूं कि बुलवा कौन रहा है? समझिए ना, उसी ने मुझे भी भेजा है। उसने कहा है कि जा बच्चा, इन लोगों को समझा कि पाखंड और अंधविश्वास से बच जाओ, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चलो, आपस में मत लड़ो। इसलिए मुझसे भी बुलवाने का काम वही कर रहा है जिसने मुझको। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया, इस देश में बंटवारा क्या हो गया? भोजपुरी के लोगों, एक बात सोचिए, झूठों की सरकार और झूठों का राज आ गया, और झूठों से सच वालों को डरना चाहिए क्या? जिसका विचार, अच्छा हमको किसी भी मंच पर दुनिया में खड़ा कर दो, मैं वही बात दुनिया में कहीं भी बोल दूंगा कि कबीर ने क्या कहा, रविदास ने क्या कहा, संत तुकाराम ने क्या कहा, गांधीदेव ने क्या कहा, नामदेव ने क्या कहा, मैं वही बात बोलूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश की बात दूसरे देश में नहीं कह सकते, गारंटी से कह रहा हूं। बताओ, पृथ्वी शेष नाम पर टिकी है क्या? मैं इसमें फिर कह रहा हूं, किसी का अपमान नहीं है। एक सिनेमा बना है, अभी भी गूगल करके देखिएगा। एक बच्चा स्कूल में जाता है। अच्छा, यहाँ कार्यक्रम में इतने वकील लोग हैं, तो मैं भी यही सोच के बोल रहा हूँ कि कुछ होगा तो संभाल ले, तो थोड़ा प्लस बोल दिया। मनोज काका जब मंच पर बैठे हैं, और ये लड़ने वाले लड़ाका लोग हैं, ये बीएचयू के हमारे सब विद्यार्थी लड़ाका हैं, जब ये लोग नहीं डर रहे तो आप सब लोग हो मिलकर लड़ा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। इतना क्या डर? एक सिनेमा बनल है, भोजपुरी देखा अपने घरे एक बार अपने भाषा में बात करे, फिल्म बनल, और फिल्मिया में विद्यार्थी सब थे। मास्टर आया, कहा कि आप चेक करने के लिए हेडमास्टर साहब आए। हेडमास्टर साहब खड़े हो गए, विद्यार्थी सब लाइन लगा के, सबसे तेज विद्यार्थियों को आगे खड़ा कर दिया गया कि जब वो कुछ पूछेंगे तो बताना। तो एक मास्टर साहब ने, हेडमास्टर ने पूछा, बताओ सूर्य ग्रहण कैसे, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? तो वो बच्चा पढ़ा लिखा जो था, वो खड़ा होकर बोलना शुरू किया कि चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जब तीनों एक रेखा में आ जाते हैं तो ऐसे चंद्र ग्रहण, ऐसे सूर्य ग्रहण। तब तक दूसरा एक बच्चा बोला, ना गुरुजी तो गलत कर रहा है। कहे क्या गलत कर रहा है? कहे मान लीजिए पृथ्वी तो टिकी है ना, कैसे चक्कर लगाएगी? तो कहे चुप रहो, कैसे चंद्र ग्रहण लगता है? तो कहा राहु केतु को जब खा जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। मास्टर साहब डंडा लेकर रहे, राहु चुप हो जा, नहीं तो नौकरियों चली जाएगी। क्योंकि विज्ञान की किताब में नहीं लिखा। आप अपने बच्चे को जिस स्कूल में पढ़ने भेज रहे हैं उसमें नहीं लिखा, लेकिन आप घर में अगर वो कुछ पढ़ाओगे, विज्ञान वहां पढ़ाओगे, तो बताओ दुनिया पर राज विज्ञान कर रहा है। और हम अपने घर की सफाई की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो कबीर से पूछो, दुनिया ऐसी बावरी
पाथर पूजे जाए। मैंने नहीं कहा, कबीर ने कहा, जाओ कर्मा करो। मुर्दा सांप को सब देखे और जाए पुजाया, और जिंदा सांप घर में आया, ले लाठी दौड़ाया। ये कौन कह रहा? कबीर कह रहा। मछली न तरी जैसे गंगा में डुबकी लगाने से तर जाते, तो कबीर क्या पूछ रहे? मछली न तरी जिसका गंगा में ही घर है। मैंने नहीं कहा, कबीर ने कहा, लगाओ कर्मा। भाई हमारे गुरुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने जो कहा है वही तो। और वो उनसे जाके कहो कि फलाने पे क्यों नहीं बोलते? अपने घर की सफाई अपना आदमी करेगा। अगर कोई अपने घर में झाड़ू लगाए और उससे कोई कहे कि तुम पड़ोसी का घर गंदा, उस पर भी क्यों नहीं झाड़ू लगाते, तो उससे कह देना पड़ोसी अपने घर में उसको जगाऊंगा कि गंदगी अच्छी चीज नहीं, वो अपना झाड़ू लगाएगा, हम अपना झाड़ू लगाएंगे, अपने अपने घर की सफाई सब अपने अपने। इसलिए बात विज्ञान की होनी चाहिए, तर्क विवेक वैज्ञानिकता की होनी चाहिए। अंधविश्वास और पाखंड ने देश का कबाड़ा किया है, बता नहीं सकते। हमारे यहाँ एक हमारे मित्र थे, कल उन्होंने एक बड़ी अच्छी कहावत पूछी। मैंने उनसे कहा कि कहीं कहीं जाता हूँ तो लोगों को समझाने के लिए कुछ हमें उदाहरण चाहिए होते हैं। तो उन्होंने कहा, जाके पूछिए सबसे बड़ा देसी आदमी। कहा, एक देश में नाम रखा गया जिसका काम ठीक उसका उल्टा हुआ। तो उन्होंने कहा, कहावत कहना, ऊपरी पाथक लक्ष्मीनिया देखा। सुने पुराने लोग? ऊपरी पाथर, ऊपरी मतलब समझ रहे? गोबर ऊपरी है, गोईठा ऊपरी कुल है काल। नाम क्या है? लक्ष्मीनिया, लक्ष्मी। और लक्ष्मी से क्या अर्थ निकलेगा? धन, संपत्ति, सम्मान। तो ऊपरी पाथक लक्ष्मीनिया देखा और भीख मांगत धनपाल। अब मैं नहीं कह रहा, हमारे भोजपुरी मिट्टी में ही है। लोग गांव में कहावत कहते थे कि ऊपरी पाथक लक्ष्मीनिया देखा और भीख मांगत धनपाल, और अमरपाल तो चला जाता है, रह रहे ठन ठन गोपाल। जिसका नाम अमरपाल है, देखो उसकी अर्थी उठ के जा रही है। मणिकर्णिका घाट कहीं है, कहा जाता है कि वहां आग बुझती नहीं। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, और एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बंधे जंजीर। और वहीं बैठकर इसी देश के पुरखे संत कबीर ने लिखा कि संतों ये मुर्दों का काम। और आज हमारा समाज का मुर्दा हो जाएगा तो जालिम लोग ही तो हुकूमत करेंगे, हम क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे। इसीलिए ओबीसी में 46 में 56 एसडीएम बन गए। आज तक आंकड़ा नहीं आया। आप लोगों को पता है, वकील साहब लोग, पढ़े लिखे लोग, बौद्धिक समाज यहाँ बनारस का बैठा हुआ है। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठ बोल दिया उसने कि ओबीसी में सारी मलाई ये जाति खा के मान गए, और हमारे भाइयों को भड़का दिया और हमसे किनारे लेके चले गए। बताओ, हाथ बढ़ाना होगा कि नहीं अपने भाई की तरफ? और इस कार्यक्रमों का सबसे बड़ा काम यही हो सकता है कि इस चीज को कैसे आगे लेकर के लड़ेंगे, कैसे आगे लेकर के चलेंगे। ये लड़ाई अगर हम न लड़ सके तो फिर इस लड़ाई को आगे ले जाकर के जीतने में मुश्किल आएगी। मैं आपसे गुजारिश करने जो आया हूं वो बात कहते जाऊंगा। एक बार आखिरी में, लड़ाई जीती कैसे जाएगी? न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का वक्त है, और वो एकता मुद्दों पे बनेगी। बौद्धिक समाज है, इसलिए एक बौद्धिक बात करने आया हूं। आप आज जाति, अभी लाल प्रताप सिंह ने बोला कि हमने मृत्यु भोज बंद कराया। मेरे पिता कॉमरेड थे, एक पूर्वांचल में। अपने पिता के मरने पर उन्होंने कोई मुंडन नहीं कराया, उनके मरने पर हमने नहीं कराया, क्योंकि मेरी मां बहुत नाराज हुई कि ये तो संस्कार है। तो हमने कहा कि संस्कार तो तभी फलित होगा जब उसको मानने वाले के साथ हो। मेरे पिता जब उसे मानते ही नहीं थे तो मैं क्यों उसको कराऊं? ये तो उनका अपमान होगा। आज अपने आप मृत्यु भोज बंद हो रहा है कि नहीं? कम हो रहा है। और जैसे जैसे ये चीज कम हो रही है, राजनेता उसको बढ़ावा दे रहे हैं। फ्री में जाओ, सब काम फ्री में होगा। फ्री में शिक्षा चाहिए थी, फ्री में मिल कुछ और रहा है। अब क्या मिल रहा है ये मैं समझदार को इशारा काफी बता के जा रहा हूं। कोई उसको सच बोलने वाला नहीं। इसलिए मैं आपसे केवल गुजारिश करके जा रहा हूं कि सबसे बड़ी मुश्किल जो आई है, उस मुश्किल से लड़ना और उससे बचना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सबसे बड़ा एक काम करना है, झूठ को कैसे सच में तब्दील करना है। आखिरी के 10 मिनट
हम जानते हैं कि लड़ने वालों को अकेला कर दिया जाता है। अगर हम आज जाके कहेंगे कि अपनी जाति खत्म कर दो, कोई खत्म करने वाला नहीं। लेकिन एक काम क्या कर सकते हैं कि जातियों के बंधन को तोड़ करके वंचितों, शोषितों, कमजोरों की एकजुटता बना ले। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, भारतीय पिछड़ा वर्ग सम्मेलन लखनऊ में हो रहा था। उसका अधिवेशन जब हुआ तो वहां पर बुलाए गए थे। आर एल चंद्रापुरी साहब थे, उस समय चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु थे, पेरियार ललई सिंह यादव थे, बहुत सारे लोग ओबीसी समाज के थे। और उन्होंने दक्षिण भारत के रामास्वामी नायकर पेरियार को भी बुलाया था और वो यहाँ आकर के गए थे। पसमांडा आंदोलन के लोग वहां पर थे। पसमांडा आंदोलन के लोग इस देश को समझा रहे थे कि जैसे आपके यहाँ जुलाहा वैसे हमारे यहाँ जुलाहा, जाति धर्म बदल कर जाति नहीं बदली। पसमांडा की बात नहीं होती इस देश में। और आज सबसे ज्यादा गरीबी, कमजोरी, मुफलिसी उन्हीं के पास है, लेकिन मजहब के नाम पर लड़ाया जा रहा है। मैं आपसे निवेदन करके कुछ आखिरी में फॉर्मूला बस बताना चाहता हूं। जहां एकजुट हो सकते हैं वहां हाथ में हाथ मिलाकर एकजुट हो जाइए। अगर ओबीसी समाज के लोगों के हाथ में लाठी है और उस लाठी में ताकत है, तो उस ताकत का इस्तेमाल कमजोर पर करने की बजाय अपने ताकतवर पर रोक सकते हैं। तो रोकने के लिए कमजोर होना। आज तो इस बात की जरूरत है, एक दलित परिवार के घर पर कोई अन्याय अत्याचार हो तो अगर आप सच्चे ओबीसी हैं, सच्चे संविधानवादी हैं, तो लाठी लेकर के कमजोर के साथ खड़े हो जाइए। आपके मनुष्य होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। कमजोर के साथ खड़ा होना सबसे बड़ी जरूरत है। अगर आप आदिवासी तबके पर कोई अन्याय हो रहा है और एससी और ओबीसी खड़े नहीं हो रहे, अगर आपके पिछड़े समुदाय के साथ अन्याय हो रहा है और पिछड़े जाति की बाकी लोग नहीं खड़े हो रहे, तो मुश्किल होगी लड़ाई। एक और बात कह रहा हूं कि न्यूनतम सहमति पर अधिकतम एकता बनाने का वक्त है। राजनीति हर लड़ाई नहीं जीत पाएगी। समाज तैयार होगा तो राजनीति बदल जाएगी। और उत्तर प्रदेश के लोगों, उत्तर प्रदेश में राजनीति बदली और ऐसी बदली कि एनडीए को रोकने के लिए एक पार्टी ने पीडीए लॉन्च किया और पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में नहीं बनने दी। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी बात। कल्पना करके देखिए, वकील लोग बैठे, वन नेशन वन इलेक्शन आ गया है कि नहीं, दस्तक दे रहा है कि नहीं। और वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है, ये बात सब लोग जानते हैं। एक देश, एक चुनाव, एक झंडा, एक पार्टी, एक नेता, एक विचारधारा, एक जाति, बाकी सब प्रजा बन जाओ। देखो, जो नहीं बोलता है ना सच, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस देश को वन नेशन वन इलेक्शन से पहले इस देश को वन नेशन वन एजुकेशन की जरूरत है। इसलिए शिक्षा बचाने के लिए लड़ाई है। और मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं, अगर ये 240 सीटें हो गई होती तो बताइए किसने कहा था कि 400 पार चाहिए और संविधान बदलना है? किसी और ने तो नहीं कहा था, उन्हीं के लोग कह रहे थे। और संविधान को भीतर से कमजोर करने के लिए क्या क्या लिया है? एक होता था चुनाव आयोग। पहले बचपन में कहानी सुनाते थे, एक था राजा। वैसे ही अब कहानी आने वाली पीढ़ी को समझाया जाएगा। एक था चुनाव आयोग। जब कोई शिकायत की जाती थी, चुनाव आयोग खड़ा हो जाता था। एक था चुनाव आयोग जो किसी सरकार से नहीं डरता था। एक था चुनाव आयोग जो निष्पक्ष चुनाव कराता था। और देश कहां खड़ा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जितनी पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा वोटर हो गए। बताइए संभव है क्या? यानी जो बच्चा पैदा हुआ वो भी वोटर है। ये हो रहा है भारत के संविधान के मौजूद रहते हुए। चुनाव आयोग भीतर से कितना कमजोर है ये आप सब समझ रहे हैं। राजनीति कैसे हो रही है? सरकार बने या न बने, आपका विधायक खरीदो, तोड़ो, जीतो, ये करो, वो करो, सरकार आपकी बन जाएगी। बताइए गलत है सही? आज से 1980 के पहले गांव के पुराने लोग जानते होंगे, लाठी लेकर के दो आदमी कुछ जातियों के मोहल्लों के सामने खड़ा हो जाता था, वोट नहीं डालने देता था। बताइए तो गलत कर्म से? यहाँ के लोग, आप लोग बताइए, सब लोग वोट डाल लेते थे क्या? संविधान धीरे धीरे पहुंचा तो वोट डालना शुरू हो गया। अब पुलिस बंदूक लेके खड़ी हो गई वोटर के सामने। बताइए गलत कर्म से? अगर इसके बाद भी समाज जागरूक नहीं है तो नेता को कितना भी मंच पर खड़ा होकर के आलोचना कर लीजिए, समाज जागा होता है तो नेता भी जागा होता है। जो समाज सोया है वो केवल नेता के जगाने से तो कभी नहीं जागेगा। ये बात नोट कर लीजिए। थोड़ा जागना तो हमें, मान्यवर कांशीराम कहते थे, मुर्दा लोग कोई मिशन चला नहीं सकते और जिंदा लोग के मिशन को रुकने नहीं दे सकते। आज आपका मिशन अगर रुक रहा है, कमजोर है, तो थोड़ा अपनी तरफ भी झांक लीजिए।
हमारे लोग क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम एकजुट नहीं। मैं निवेदन करने आया हूं, आपसे बहुत सारे लोग सम्मानित बैठे, जितना मेरी उम्र नहीं होगी उतना लोगों ने संघर्षों में खपा दिया है। और जब आप सामने खड़े होकर, अभी एक बहुत सम्मानित शख्स है, मैं उनका नाम भूल गया, उन्होंने आके मुझे एक कलम भेंट की और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक कलम देना चाहता हूं। मैंने कहा सर, आपने मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा ताज मेरे सर पे पहनाया है, इससे बड़ा सम्मान हमारे लोगों को, क्योंकि आज की सबसे बड़ी लड़ाई कलम से लड़ी जाएगी। हमारे पुरखों ने लाठी से लड़े, बताइए गलत कह रहा हूं कि नहीं? इसी बनारस में लाठी लेके कुछ लोग खड़े नहीं होते तो बहुत सारे लोगों को सम्मान नहीं मिल पाया होता। लाठी लेकर खड़ा हुआ कोई, तब हमारे बच्चों को शिक्षा मिली, कलम मिली। लाठी लेकर खड़ा हुआ कोई, तब जाके सड़क पर चलने का सम्मान मिला। लाठी लेकर खड़ा हुआ कोई, तब जाके बाबा साहब का संविधान गांव-गांव पहुंचा। और मान्यवर कांशीराम अपने रैलियों में जाते थे तो कलम लेकर जाते थे और वो उसके उदाहरण से समझाते थे। मैं इतिहास लौटा रहा हूं, पुराने लोगों सोचना, कलम लेके कहते थे कि ये 85% है और उसके ऊपर कोई आकर, अब बाकी मैं कहूंगा नहीं, समझदार को इशारा का। इसलिए कहते थे कि जब तक ये समाज ऐसे रहेगा, शोषण, अन्याय, अत्याचार बना रहेगा। बाबा साहब का संविधान इस समाज को ऐसे बनाना चाहता है जो मैं भी बराबर, तुम भी बराबर, तुम हमारा सम्मान करो, हम तुम्हारा सम्मान करेंगे। हमारे पिताजी को तुम्हारा बेटा भी नमस्कार न करे और तुम्हारे बेटे को हमारे पिताजी भी नमस्कार करें, ये हम समाज नहीं चाहते। समझदार समझ गए होंगे कि इसके बच्चे को हमारे पिता भी नमस्कार करते थे और हमारे पिता को किसका बेटा भी नमस्कार नहीं करता। हम नहीं चाहते कि किसी जाति के खिलाफ हमारी लड़ाई। मेरे लोगों और नौजवानों, मैं आपसे भी अपील करने आया हूं, किसी जाति के खिलाफ एक शब्द मत बोलिए। अपनी जाति की बिरादरी के लोगों को जोड़ लीजिए। किसी की लकीर को मिटाने की जरूरत नहीं, अपनी लकीर को बड़ा कर लीजिए। हमारी लड़ाई किसी से है नहीं भाई। जो समझदार का जागरूक था वो अपने बेटा बेटी को पढ़ाया, उसके बेटा बेटी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बने बैठे। आप भी अपने बेटा बेटी को जगह जमीन बेचकर पढ़ा सकते हो तो पढ़ाओ, लड़ा सकते हो तो लड़ाओ, वो लड़ करके अपनी कुर्सी लेने का। बताओ गलत कर रहा हूं कि सही? किसी और से लड़ने की जरूरत है क्या? हमें आपस में लोगों को एकजुट करने की जरूरत है। मैंने आरटीआई लगाई थी 2018 में, वही सब किया था, इसलिए तो नौकरी से बाहर कर दिया गया। आरटीआई लगा के मैंने पूछा कि देश के कुलपतियों में कितने कुलपति किस किस जाति के हैं। विश्व गुरु बनाने का झूठा सब बोलता है कि विश्व गुरु बनाएंगे, और आंकड़ा क्या है पता है? 2018 तक इस देश में 596 कुलपति कुल थे, उसमें 6 कुलपति शेड्यूल ट्राइब, 6 कुलपति शेड्यूल कास्ट के और 36 ओबीसी के थे। 550 कौन थे? बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं, वो 550 वही थे। अभी आपके 90% लोग मंडल आंदोलन के बाद पहली बार आए, और मंडल के लिए लड़ाई देखो बहुजनों, एक होना हमारी जरूरत नहीं है। पीडीए आज नहीं बना है, पीडीए बनाने का काम शुरू किसी ने किया तो वो तथागत बुद्ध ने किया था। पीडीए के पहले नायक तो तथागत बुद्ध हैं, और बाकी सारे नायक कबीर रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद हैं, चोखा मेला, नारायण गुरु, बसवन्ना है, फूले हैं। और पीडीए का काम सबसे पहले किसी ने किया तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। 1956 में चिट्ठी लिखते हैं बाबा साहब अंबेडकर कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया बनाने जा रहा हूं और अंबेडकरवादी और समाजवादियों को भी एक होकर के काम करने की जरूरत है। डॉक्टर लोहिया चिट्ठी लिख करके जवाब देते हैं कि अगली बार दिल्ली आइएगा, मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, समाजवादी और अंबेडकरवादी लोगों को एक करेंगे और वंचितों शोषितों का राज कायम करेंगे। पीडीए वहां बना था। अफसोस अक्टूबर 1956 में ये पत्र व्यवहार डॉक्टर अंबेडकर और डॉक्टर लोहिया में हो रहा था। चिट्ठी कहिएगा तो मैं सार्वजनिक करूंगा। और दिसंबर 1956 में कुदरत ने बाबा साहब को हमसे छीन लिया, वो पीडीए अधूरा रह गया। फिर पीडीए बनाया मान्यवर कांशीराम ने। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लड़ाई लड़ने का काम हमारे बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम ने किया। और मान्यवर कांशीराम केवल दलितों के नेता नहीं थे। मान्यवर कांशीराम एक प्रयोगशाला थे जिन्होंने पिछड़ों और दलितों को राजनीति सिखाई थी। और वो उस समय की लड़ाई मंडल आंदोलन की लड़ाई थी। पिछड़े समाज के लोगों जिस समय मंडल आंदोलन की लड़ाई बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल के कमीशन पर बीपी सिंह सरकार ने लागू किया, मंडल के विरोध में मंडल लेकर कौन निकला था कि यार बता देना गांव को, आपका बच्चा कहीं दलाई भीड़ का हिस्सा बनने से बच जाएगा। मंडल का विरोध किसने किया? एक भी मुसलमान का नाम बताइए जिसने मंडल आंदोलन का विरोध किया।
एक भी दलित का नाम बताइए जिसने मंडल आंदोलन का विरोध किया। एक भी आदिवासी ने विरोध किया हो तो बताइए। मंडल आंदोलन का विरोध अमेरिका ने किया, चीन ने किया, नेपाल ने किया, भूटान ने किया, किसने किया? कौन था मंडल का विरोधी? और आज ये सवाल अगर अपने बच्चों को नहीं बताए तो पता ही नहीं चलेगा। ये वकील लोग हैं और अभी यहाँ पर भूमिका जो बना रहे थे, मंडल आंदोलन के लिए जितने लोग सड़क पर उतरे, लाठियों से पीटा गया था। बताओ गलत कह रहा हूं किसे? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था और वहां जब गया एक आंदोलन हम लोग कर रहे थे, मनोज भाई आए हुए थे, बहुत सारे हमारे नौजवान जानते, रोस्टर आंदोलन। और जब वहां पर खड़े हुए और नारा लगाए और उस नारे में हमने कहा कि नहीं रहेंगे अब दबकर, बिरसा फूले अंबेडकर, ये नारा जब हमने वहां लगाया, उस नारे के बाद वहां पर एक आदमी ने आकर के, बहुत बुजुर्ग आदमी थे, पूर्वांचल के लोगों, इस मिट्टी की तासीर बगावत की है। इसीलिए मैंने कबीर से बात शुरू की कि कबीर पर खत्म कर रहा हूं। बागियों का ही इतिहास में नाम मिलता है, गुलामों का नाम इतिहास में कभी नहीं मिलता, याद रखना। जो बिक गए, जो डर गए और जो समझौता कर गए, वो इतिहास में दर्ज नहीं होते। बगावत करने वालों का ही इतिहास में नाम दर्ज होता है। इसीलिए आज यहां से निकल करके नारा लेने की जरूरत है कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बाकी। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि मंडल आंदोलन का इतिहास बताना है इस देश को। मानवर कांशीराम ने सैकड़ों रैलियां मंडल आंदोलन के लिए की। ओबीसी और दलितों की एकता तो यहां बनी थी। और उस समय जब एकता बनी, कोई लालू प्रसाद यादव, कोई मुलायम सिंह यादव, कोई रामविलास पासवान, कोई मानवर कांशीराम, ये सारे मिलकर के पीडीयू बनाए थे और मंडल आंदोलन लागू करके इस देश के वंचितों को, शोषितों को, किसान को, कमेरा को उसका हक दिलाने का काम कर रहे थे। और उसी समय कुछ लोग दूसरा काम करने के लिए रथ पर बैठे हुए थे। पहचान रहे तो पहचानो, आज भी रथ पे बैठे हुए। आज वाले रथ की कीमत है 8,000 करोड़ रुपया, चश्मे की कीमत है 1.5 लाख रुपया, सूट पर 10 लाख का नाम लिखवाया गया था और नारा दिया गया था, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चलते। ऐसा फकीरी हो तो पूर्वांचल के हर जिला में एक एक वो फकीर ऐसा हो जाए तो पूरा पूर्वांचल ऐसी फकीरी नहीं चाहिए। वो लोग मंडल के विरोध में थे और आज ओबीसी के नाम पर आपका वोट लेते हैं। बताओ गलत कर रहा हूं? उत्तर प्रदेश के लोगों सरकार उनकी कैसे बनी, आप बताओ? हमारे लोगों का वोट क्या है? आज इसलिए पीडीए जो बना था उस समय मानवर कांशीराम और नेताजी और उसके बाद तमाम लोगों ने लड़ाई लड़ी, आज उसकी जरूरत है। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, एकजुट होकर के वैचारिक दुश्मन पहचान जाइए, इतना ही बहुत है। वरना झूठ बोलने वाले सरकार बनाएंगे और हम लोग केवल अपने बच्चों को ये कहते जाएंगे कि हम बचा नहीं पाए बच्चों तुम्हारे लिए। बाबा साहब का संविधान जब कोई देता है तो ऐसे लगता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी कर्जा दे रहा है। क्यों? क्योंकि संविधान का फायदा तो हम उठा लिए और संविधान बचाना हुआ तो नहीं बचा पाए। उसी दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलाई गई, कोई जेल में है तो बता दीजिए। संविधान की प्रति खुलेआम जलाई गई। तुम धर्म के नाम पर कुंभ लगाओ, कुछ भी करो, हम उसके खिलाफ कभी बोले तो बता दो। जिसको आस्था है, जिसको जाना है जाए। लेकिन एक दिन अखबार में अगर खबर छपेगी, अखबार के फ्रंट पेज पर, कि भारत का नया संविधान बन गया है, अब हम इसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को देने जा रहे हैं, तो बताओ उसके बाद भी हम कुछ न बोले। संविधान रहते हुए नया संविधान बन गया है, बताइए आपको पता है कि नहीं? और खुलेआम अखबार में छप रहा है। तो संविधान इतना तो सम्मान हमको भी अधिकार देता है कि संविधान बदलने की बात करने वालों के लिए कहेंगे कि बुद्ध, कबीर, रैदास की धरती को वीरान न होने देंगे और इस भारत देश में दूसरा संविधान न होगा। ये बात यहां से कहने की जरूरत है। इसलिए एक अगर कोई चीज हम सबको जोड़ती है तो उसका नाम है बाबा साहब का संविधान। कुछ मत करिए, भूल जाइए अपनी अपनी जातियों को और जमात में एकजुट हो जाइए। जो संविधान की बात करेगा वही हमारे दिल पर राज करेगा और जो संविधान की बात करेगा वही लखनऊ और दिल्ली पर राज करेगा। केवल ये नारा आज से हर घर में लगाना शुरू कर दीजिए, आधी लड़ाई अपने आप हम जीत लेंगे। और दूसरी और आखिरी बात कह रहा हूं, भाई के ऊपर अगर कोई भी दुख हो, तकलीफ हो, तो भाई का फर्ज है कि सबको झगड़ा भुला करके खड़ा हो जाए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। जंग अगर भाई से हो तो हार जाना चाहिए। अगर ओबीसी में हमारी जाति में ज्यादा आबादी है, लक्ष्मण यादव यादव हैं,
तो यादव लोगों को लगता होगा कि हमारे तलाठी में बहुत दम है, तो हो सकता है हमारा नंबर बाद में आएगा, जिसकी जाति संख्या कम है उसका नंबर पहले आ जाएगा। आज मुसलमान मारा जा रहा है गाड़ी टोपी देख करके, बुलडोजर किसी दलित के घर चल रहा है, कल को हमारे ऊपर भी आएगा। इसलिए इस भ्रम मत रहिएगा। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उनके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। इसलिए बहुत वक्त ले लिया, आप सब बहुत वक्त से आए हैं। अगर मेरा सम्मान आप करना चाहते हैं तो एक सम्मान करिए, अगले कुछ साल कुछ महीने केवल उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के मुस्तकबिल को तय करने वाले हैं। ये मुल्क बाबा साहब के आईन से चलेगा कि नहीं, ये मुल्क किसी एक धर्म और मजहब से चलेगा कि नहीं, ये मुल्क किसी एक जाति के लोगों के वर्चस्व से बन जाएगा क्या, या ये मुल्क बराबरी का होगा, सम्मान का होगा, मोहब्बत और प्यार का होगा, ये तय करने का वक्त बिल्कुल मुहाने पर खड़ा है। पुरानी गलतियों पे मत जाना, इशारा समझ लो मेरे लोगों, अतीत में कुछ गलतियां हुई होंगी, आओ दिल बड़ा करके माफी मांगे, और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। झुकते हैं वही जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। मैं निवेदन करके जा रहा हूं, आपसे तो छोटा हूं उम्र में बहुत सारे लोगों से, मगर मैं निवेदन करके जा रहा हूं, आज अगर कोई गलती हम नाक के चक्कर में रह गए ना तो पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। आइए दिल बड़ा करें, कोई दलित बस्ती के ऊपर आंख उठाए, ओबीसी समाज के लोगों यहीं से संकल्प लेकर के जाना, तुम्हारी कितनी भी कमजोर लाठी हो पहना हो, अपना साथ उस दलित बस्ती के साथ खड़े होकर के दे देना, अपने आप एकता बन जाएगी। नेता एकता नहीं बनाता, समाज एकता बनाता है, जिससे नेता को ताकत मिलती है। समाज तैयार होगा तो नेता शिक्षा की बात करेगा, नेता आपके सदन में जाकर पूछेगा, एनएफएस ला करके बहुजनों के बच्चों को प्रोफेसर बनने से रोक दिया, यही पीएचयू है, यही देश के विश्वविद्यालय है। एनएफएस किसका किया जा रहा है? एक भी सवर्ण का एनएफएस हो रहा है क्या? खुल के डंके की चोट पर आंख में आंख डाल के पूछिए, फिर क्या बोलिएगा पता है? हम सवर्ण को नौकरी मिले इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन एससी एसटी ओबीसी की नौकरी छीने जाएगी तो इसको भी हम होने नहीं देंगे। एक लेटरल एंट्री, एनएफएस और ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ये आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन को रोकिए। आपको पता है नई शिक्षा नीति में इस देश की शिक्षा बेच दी गई। 2025 का यूजीसी गजट नोटिफिकेशन आया है, पढ़े लिखे लोगों गांव में जाके बताना, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का एक क्लॉज आ गया, क्लोजर वर्जन का क्लॉज आ गया। आरएसएस की शाखा से कोई निकलेगा उसको प्रोफेसर को वाइस चांसलर बनाया जाएगा, और आपके घर में कोई लक्ष्मण यादव हो नौकरी छीन लो ताकि उसकी कमर टूट जाए, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाए, अपनी रोटी के लिए कहीं कोई समझौता कर ले ताकि बोलने वाले डर जाएं, चुप हो जाएं। मेरी किताब जो पढ़े हैं वो जानते होंगे कि मेरे भी सामने एक ही शर्त रखी गई थी कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। मैंने शर्त नहीं, और इसलिए मैंने ये बात कही। उनको लगा था कि डर जाएगा, चुप हो जाएगा। मैंने भी यही सोच करके एक कारवा उठाया कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। और याद रखिएगा ये लड़ाई बहुत पहले से लड़ी जा रही है, कर्जा हमारे पुरखों का है। कोई आजमगढ़ के गांव में कोई लाठी लेकर जिस दिन अन्याय और सामंतियों के खिलाफ खड़ा हुआ होगा और लाठी उसके माथे पर लगी होगी, खून बहा होगा, उसने जो दर्द सहा है उसका फायदा मुझे मिला है कि सूट बूट पहनकर आपके सामने खड़ा। ऐसे ही किसी दलित को नौकरी मिली, ऐसे किसी पिछड़े को सम्मान मिला, आज वो सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। जाति नहीं बचेगी, बचेगा तो सम्मान बचेगा और जमात बचेगी। सम्मान और जमात तब बचेगी जब संविधान बचेगा। इसलिए मेरा निवेदन केवल ये सोचिएगा, दिल बड़ा हो गई, नाक छोटी हो गई। यहां अगर काम हो गया, मेढक तौले पे कहानी जानते हैं, आखिरी के 2 मिनट एक किस्सा और एक सलाह, एक छोटी सलाह। एक बार जंगल में एक बाघ था, गधा से झगड़ा करने लगा। भोजपुरी में सुनाते हैं, गांव तक जाएगी। गधवा कल देखा घास कुल करिया है, तो बघवा कल ना ये हरिया घास, वो कल ना तो के रतौजी हो गई, तो के लौकता ना, देखा घास कुल काला रंग का हो गया। भगवा कलर की तोरे लौकता है ना, नंबर खराब, आंख खराब, कुल घास हरी है। दोनों बाजा लगना, पटका पटकी हो लगा, तुरंत एक लोग ना करना नहीं
चला राजा क्या फैसला हो जाए। राजा के यहाँ से पहुंचे, राजा शेर बैठल रहे, राजा के सामने गधा कहला कि देखें राजा साहब घसिया काली है, बघवा कौन तो घसिया हरी है। राजा कहले बात कहला कि नहीं साहब आप ही फैसला करें, साफ लौकत हरी हरी घास की है। ये कहता है गधवा बौलाए गया, कहता है कि घास काली है। राजा फैसला कहले कि बाघ के 1 साल बदे जंगल से बेदखल कर जाते, गधावा खुश होकर चारों कान को कुदत गए कि क्या अच्छा दिन आ गया, कितना बढ़िया फैसला हो गया। बाघ परेशान कहले हुजूर ये क्या अन्याय है, हमहू देखत ही घास हरियर है, तुमहू देखत हो घास हरियर है, इतना बड़ा सजा हम ही के, हम कैसे गलत हो गए। ध्यान से सुनना मेरे लोगों, इसी में मेरा पैगाम छिपा है। शेर बोलल तो के सजा ये बात का ना मिलल कि तू गलत बोलत हो गई, हमहू समझती कि घसिया हरी है, लेकिन तो के सजा ये बात का मिलल कि कुल अपन जरूरी काम छोड़ के गधावा से बहस करता। आप भी उसी उलझे कि मेरा धर्म बड़ा कि तुम्हारा धर्म बड़ा, क्या खतरे में क्या नहीं, उस सब बहस में मत जाना। केवल अपने बच्चों की शिक्षा, रोजगार और सम्मान पर बहस करना मेरे लोगों, और किसी बात पर बहस मत करना, अपने मुद्दे पर टिके रहना, उनके मुद्दों पर कोई बात मत करना। अगर इन्हें करने लगे तो उनके जाल में नहीं फंसेंगे, वरना ऐसे कार्यक्रम का मकसद होता है पहला हथारा लगे कि शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, पक्षियों तुम जाल में फंसना मत। ये कार्यक्रम यही तो करते हैं, ये कार्यक्रम करने वाले ये सारे आयोजक यही तो चाहते हैं कि गांव-गांव चले, जाल में फंसना मत। चिड़िया वही गाना गाने लगी, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, बनारस की ऑटो बन जाएगा, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आएगा, अच्छे दिन आएंगे, स्मार्ट सिटी बनेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, सब कुछ होगा। और जाल में फंस गए हमारे लोग, क्योंकि जंगल की लकड़ियों को समझाया गया कि कुल्हाड़ी का साथ दो, उसमें जाति उसमें जो लकड़ी लगी है वो तुम्हारी जाति की तो है, हमारी जात बिरादरी को टिकट और हमारी जात बिरादरी का वोट। जहां वोट, अब वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। एक बात और याद रखना, जो समाज अपने नोट और अपने वोट की हिफाजत नहीं कर सकता वो कभी राजा नहीं बन सकता। ये बात आप नोट करें। अपने नोट को सही जगह लगाइए, अपने बेटा बेटी को शिक्षा दिलाइए, एनएफएस पर बोलिए, लेफ्टिनेंट एंट्री पर बोलिए, आपके बीएचयू में कोई ओम शंकर लड़े या बीएचयू के लड़के लड़े, उनका साथ समाज को देना होता है। बीएचयू का कोई प्रोफेसर लड़े या चौराहे पर कोई गांव में कोई कमजोर व्यक्ति लड़े, उसका साथ देना हमारा होता है। और जो लड़ता है उसको पहचानिए, उसके साथ खड़े होइए, मेरे साथ नहीं, आपके इलाके में जो भी लड़े उसको पहचानिए, लड़ने वाले का साथ दीजिए। साथ न दे पाए तो बाकी लोगों को तैयार करिए कि लड़ने वाले का साथ दें। दूसरा काम, तीसरा काम, अगर दोनों काम न कर पाए तो चौराहे पर बैठकर लड़ने वाले की तारीफ करिएगा कि आज कोई है जो लड़ रहा है सच के लिए। चौथा काम, अगर ये तीनों काम न कर पाए तो चौथा काम करिए, जो लड़े उसको इतने संसाधनों से मदद कर दीजिए कि वो कमजोर न पड़े। और ये चारों काम न कर पाना बहुजन समाज के 90% लोगों, तो पांचवा काम करना कि विद्रोही और लड़ने वालों के खिलाफ कभी मत बोलना और उनके मुखाबिल किसी को खड़ा मत होने देना। यही सबसे बड़ा सहयोग है, क्योंकि हमारे हम एक हाथ तोड़ जाता है। सबसे पहला विरोध हमारा अपना व्यक्ति करता है और हमारे लोगों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है। इसीलिए मैं जाके कह रहा हूं आखिरी में कि मेढक को जब गर्म पानी में डाल दो तो उछल के भाग जाएगा, जान बचा लेगा। राजा को पता चल गया बहुजन समाज को सीधे अगर छेड़ोगे तो लड़ जाएगा, इसलिए अपनी हर एक जाति का नेता अपने खेमे में लेके चला गया कि नहीं? कहीं तो मुसलमानों वहीं बैठल हो, कुल वालों बैठल हो, अपना आदमी हर जगह सेट कर दिया, हर जाति में उसके लोग। और उसके बाद उसने क्या किया, पानी को धीरे धीरे गर्म किया। पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा है, मेढक को लग रहा है कि अच्छा थोड़ा सा गर्म हुआ और गर्म होगा तो कूद के निकल जाऊंगा। फिर थोड़ा गर्म हुआ, लेटरल एंट्री आई, एनएफएस आया, कॉलेजियम आया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, किसानों के बिल आए, महंगाई आई, बेरोजगारी आई, बारी बारी सब आ रहा है। पेट्रोल डीजल महंगा है, डीजलवा महंगा है तो केवल हिंदुओं के महंगा कि मुसलमानों के महंगा? आई महंगाई इतना, फीस बढ़ गई, किताब काफी महंगी हो गई, तो जाति देख के महंगी होती है का? एक सोच, मेढक का पानी इसीलिए बारी बारी गर्म किया गया। मेढक हर बार सोचता रहा कि अब की अगर हो गया गर्म तो निकल के भाग जाएंगे।
और जब पानी इतना टेम्परेचर तक पहुंच गया, इसके बाद मेढक कूदना चाहा तो कूदने लायक नहीं बचा, क्योंकि अपनी ऊर्जा वो अपने शरीर को उस गर्म होते पानी के अनुकूल बनाने में लगा दिया। हम भी नौकरी बचाने में लगा दिए, हम परिवार बचाने में लगा दिए। सब चाहते हैं भगत सिंह और अंबेडकर पैदा हो, लेकिन तू घर छोड़ के लक्ष्मण यादव को बुलाओ, भाषण दिलवाओ, जो बोले कि लक्ष्मण यादव बोले, केस मुकदमा वही खुदे नहीं पड़ी है, वीडियो इनके ऊपर बना के हमने कहा जाए, हम तो दोस्त के दोस्ती निभावे गए। आप पहले कहा जाता नाखून कटा के कुर्बानी दे रहे हैं, अब तो लोग नाखूनों ना कटाओ चाहते। ये से नहीं समाज बदलता। मैं अपने लोगों को केवल अपनी शिकायत करते हूं, और मैं जान रहा हूं अभी कम से कम बनारस से टिकट लेके लड़ा के कोनो इलाका हमारा ना, ये हमारे मीठी मीठी गोली देवे तो कतई ना लगी। नेता होता किसी को बनना होता है, तो न तो किसी को बनाने से कोई नेता बनता है, न रोकने से कोई रुक जाता है। जिसको बनना होता है वो बनेगा। हम चाहते हैं कि सच की बात बोल करके कुछ भी करना हो करें, इसलिए आपको थोड़ी शिकायत करने हम आए थे, और शिकायत करके जा रहे हैं। बुरा लगा हो तो माफ मत करिएगा, क्योंकि बुरा लगने के लिए ही बोला। अगर बुरा ही नहीं लगेगा तो इसका मतलब मेरी बात का कोई मतलब नहीं। मैं आखिर में यही फार्मूला, जाति तोड़िए जमात बदलिए, और जमात जब हो जाएगी, मंच सजा है गोलगप्पे का, ऑडिटोरियम में हर जाति बिरादरी के लोग हैं। देश वही सजता है जिसमें बगीचे की तरह होता है, जिसमें हर रंग के फूल खिले होते। एक रंग से कोई देश बगीचा नहीं बनता, एक रंग से कोई देश नहीं बनता। जिनके परिवार है, देश है, ये परिवार हमारा, इसको हम मिलके बचाएंगे। हम बचाएंगे, सजाएंगे, सवारेंगे तुझे, हर मिटे नक्श से निखार उभारेंगे तुझे, अपनी शहरत का लहू दे के सींचेंगे तुझे, दार पे चढ़ के फिर एक बार पुकारेंगे तुझे। राह इमदाद की देखें ये भले तौर नहीं, हम लोहिया अंबेडकर के वारिस हैं, हम कोई और नहीं। यही बात कह करके हम यहाँ से जाना चाहते हैं। अंबेडकर के मानने वालों एक हो जाना, लोहिया के मानने वालों एक हो जाना। अगर एक नहीं हुए तो तुम्हारे इतिहास में तुम्हारे जिक्र भी नहीं मिलेंगे। हम सब दगाबाज कहे जाएंगे कि हमारे सामने संविधान तोड़ा जा रहा था, हमारे सामने सम्मान छीना जा रहा था, हम संविधान बचाने के लिए एकजुट नहीं हुए। इसी उम्मीद के साथ मैं पूरी आयोजन समिति को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं पहले नौकरी रहे तो केवल शनिचर इतवार की छुट्टी मिले, अब नौकरी ना है तो 7 दिन हमारे। जहां आप बुलाएंगे मैं सक्षम रहूंगा, गांव आऊंगा। लेकिन इस कार्यक्रम से संकल्प लेकर जाना लक्ष्मण यादव या एक भाषण का बात नहीं है, हमें हजारों लाखों ऐसे लोगों को तैयार करना है जो गांव लोगों को जोड़े और लोगों को मोहब्बत से एक करे। इस संकल्प के साथ यहाँ से जाइएगा। बिरसा फुले अंबेडकर के पेरियार के मिशन को, लोहिया के मिशन को, मानवर कांशीराम के मिशन को आगे बढ़ाना है तो संविधान हमारी माला है, संविधान हमारा सम्मान है। संविधान को बचाने के लिए हम एकजुट होकर के लड़ेंगे। इसी उम्मीद के साथ जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, गुलाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद।